हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं एवं अवधारणाओं के बारे में। वे मान्यताएं जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांत का निर्माण वित्तीय लेन-देनों का लेखा किया जाता है, आधारभूत मान्यताएं कहलाती है। इस आधारभूत मान्यताओं का पालन किए बिना वित्तीय विवरण सुचारू रूप से नहीं बनाए जा सकते। इसलिए इसे लेखांकन प्रणाली का आधारशिला कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम समझेंगे तो वे मान्यताएं, वे सिद्धांत जिसके आधार पर लेखा किया जाता है, लेखा पुस्तकों में लेखांकन की एंट्री की जाती है या लेन-देन का लेखा होता है, लेन-देन की एंट्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लेखांकन की प्रणाली कहते हैं। देखिए, कोई भी कार्य होता है, हर चीज़ का एक निश्चित सिद्धांत होता है। आप खाना बनाते हैं, एक सिद्धांत रहता है, एक तरीका रहता है बनाने का। उसी तरीके से आप पढ़ाने का कार्य करते हैं, उस चीज़ का भी एक निश्चित एक निश्चित सिद्धांत रहता है कि आप सामने बोर्ड पे पढ़ाएँगे, बच्चे आपके सामने बेंचेस में बैठेंगे या नीचे बैठेंगे, जैसे भी। हर चीज़ एक सिद्धांत के हिसाब से ही कार्य करता है। उसी प्रकार जो हमारा लेखांकन भी होता है, वह भी एक सिद्धांत और अवधारणाओं के आधार पर ही कार्य करता है। इसे ही लेखांकन की आधारभूत मान्यताएँ या अवधारणाएँ कहते हैं। अब लेखांकन की मान्यता और अवधारणाओं को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? चालू व्यवसाय की मान्यता। चलिए अब जानते हैं चालू व्यवसाय की मान्यता किसे कहते हैं। पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, फिर हम इसको सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। चालू व्यवसाय की मान्यता से ऐसे व्यवसाय का भविष्य में चालू रहने के विचारों से है। अर्थात किसी व्यवसाय के प्रारंभ होने पर यह अवधारणा करना कि यह व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, चालू व्यवसाय की मान्यता कही जाएगी। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी व्यवसाय का लेखा कर रहे हैं। हम उस लेखे को इस आधार पर करेंगे कि वह व्यवसाय हमारा बहुत लंबे समय तक चालू रहेगा। ऐसा नहीं कि इस साल हमने लेखे किए, इस हिसाब से करें कि वह अगले साल में बंद हो जाएगा, तो हम खातों को बंद कर दें, अभी सारी चीज़ों को सेटल कर दें। यह लेखा ऐसा होता है कि हमें भविष्य में उम्मीद रहती है कि हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए हम उस पुस्तकों में उसकी एंट्री उस तरीके से करते हैं कि यह भविष्य में भी हमारे लिए उपयोगी हो। अगला है हमारा संगमता की मान्यता। इसे समरूपता की मान्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लेखांकन में यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखांकन की पद्धति एवं कार्य प्रणालियाँ बार-बार एवं आवश्यक सूचना के बिना या पर्याप्त कारणों के बिना न बदली जाए। व्यापार संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने या 2 अवधियों के मध्य तुलना करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय विवरण एक ही रीति से बनाए जाएँ। इसी परंपरा को एकरूपता की परंपरा या संगमता की परंपरा कहते हैं। जैसे अंतिम रहती के मूल्यांकन की विधि या संपत्तियों को ह्रास लगाने को एक ही विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो, यहाँ वह बात कर रहे हैं समरूपता। सबसे पहले हम समरूपता का अर्थ समझते हैं। समरूपता मतलब समान, हर बार एक ही विधि का उपयोग करना। जब आप लेखांकन करेंगे तो जैसे हम संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं, तो उसका जो प्रतिशत दर रहता है वह निश्चित रहता है। हर साल वह उसी प्रतिशत से उसमें ह्रास लगेगा। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट की नीतियाँ चेंज हो जाती हैं, बजट में कुछ आ जाता है, तो परसेंट चेंज हो जाता है, वह एक अलग धारणा रहती है। परंतु जो उसमें ह्रास लगाने का परसेंट रहता है, वह सेम ही रहता है। जैसे आप इस साल कंप्यूटर पे 40% लगा रहे हैं, तो अगले बार आप 30% लगाएँगे, 20% लगाएँगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको एक ही परसेंट लेके चलना पड़ता है। या फिर आप अंतिम रहतियों का मूल्यांकन। अंतिम रहतिया मीन्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? हमारे पास स्टॉक आता है, ठीक है? हम उसको सेल करते हैं। उसमें से कुछ मात्रा हमारे पास बच जाती है। अब उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। तो उस चीज़ को आप फिक्स रखिए कि आप उसका मूल्यांकन किस रेट पे करेंगे, उसमें आप कितना प्रॉफ़िट जोड़ के करेंगे, वह परसेंट को एक स्थायी रूप से रखा जाता है। इसे ही संगमता या समरूपता की मान्यता कहते हैं। अब अगला है हमारा उपार्जन की मान्यता। देखिए, उपार्जन क्या होता है? उपार्जन से आधारित लेखों का इस्तेमाल उन व्यवसायों के लिए किया जाता है या उन व्यवसायों के लिए यह लाभदायक है जहां उधारी लेन-देन की मात्रा अधिक होती है, जहां उत्पादन और सेवाओं की बिक्री साख यानी क्रेडिट के अधिक मतलब क्रेडिट की मात्रा अधिक होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि नकदी के आदान-प्रदान के लिए इस प्रकार के लेखों का उपयोग नहीं किया जाता।
साफ स्पष्ट है कि इस प्रकार के लेखे का उपयोग उसी व्यवसाय में किया जाएगा जिसमें उधार खरीदी बिक्री होती है, उधार लेन देन होता है। ठीक है, इसको ना हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, वह अपने खाते उपार्जन लेखांकन के आधार पर तैयार करती है। अब वह कोई सामान का विक्रय करेगी, ठीक है। चूंकि आप समझ गए उपार्जन मतलब उपार्जन लेखे तभी होंगे जब आपका कार्य उधार का होगा। तो वह लेखे, तो मान लो वह सामान का से बेची या सेल कर दी। अब वह अपने किताबों में लेखा करेगी सेल का, ठीक है, परंतु उसके बदले उसे रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यह भविष्य में उसे प्राप्त होने की संभावना है, या भविष्य में आप उसका उपार्जन कर सकते हैं, इस चीज़ की वह संभावना रखता है। तो इसलिए यह लेखे उपार्जन के हिसाब से किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिस व्यवसाय में उधार का कार्य होता है वहाँ उपार्जन के लेखे किए जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो उपार्जन से प्राप्त होने वाली इनकम है, मान लो एक कंपनी ने 100 रुपये का सामान विक्रय किया, उसे पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु राजस्व में उसे 100 रुपये उसकी इनकम या उसके प्राप्त होने वाले पैसों को प्राप्ति ही समझी जाएगी। भले वो भविष्य में डूब जाए, लेकिन इस 100 रुपये पे उसको अभी ही के रेट से ही टैक्स पटाना पड़ेगा। अभी के फाइनेंशियल ईयर में ही उसको वह उसके टर्नओवर में ऐड होगा, चाहे उसे उसके पैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मिले, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में मिले, या फिर कभी मिले ही ना, परंतु इस रकम पर उसे टैक्स का भुगतान अभी ही करना पड़ेगा।